एवरीवन, हमारे इस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे आज 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस सीरीज का उद्देश्य है प्रीलिम्स अर्थात 27 जून से पहले हम 2000 से अधिक ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें जिनके आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। आप टेस्ट सीरीज में देखते होंगे वो केवल एक प्रैक्टिस सीरीज होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ एक टारगेटेड क्वेश्चन होंगे जिनके आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से पूरे वर्ष न्यूज़ में रहे होंगे। ऐसे जो शब्द होंगे ये इसके क्वेश्चन वो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहे होंगे। हो सकता हो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर उनके जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए होंगे वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सीरीज। आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कोर्सेरा यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एथिक्स के भी क्लासेज मिल सकते हैं, पूरे फुल कोर्स मिलेंगे, जिसमें आप हो सकता हो केस स्टडी भी जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएगा। अदरवाइज हो सकता है उनका नोटिफिकेशन ना मिले, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी का केवल आपको देख पाएँ, उसका नोटिफिकेशन ना मिल पाए, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सीरीज और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें कुल 10 एमसीक्यू होंगे जिनका कट ऑफ होगा 7, अर्थात आप 7 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में आप क्वालिफाई होंगे, या फिर 6 क्वेश्चन भी कर पाते हैं। देखिए यूपीएससी का सामान्यतः 50% या 51% के आसपास ही कट ऑफ होता है। अगर आप 50 भी क्वालिफाई सही कर पाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन हम इसका 7 रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन है तो सही होने की प्रायिकता ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो गलत होने की भी प्रायिकता ज़्यादा हो जाती है, सही होने की भी प्रायिकता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वहाँ पे रेशियो कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे 7 ही क्वेश्चन, इसलिए इसका हम कट ऑफ रखेंगे 10 क्वेश्चन है, इसलिए कट ऑफ इसका रहेगा 7। अगर आप 7 क्वेश्चन सही कर पाते तो आप क्वालिफाई होंगे। वैसे आपका जितना भी सही होता है आप ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं सही होता है तो आप बताइए कि सर मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं होता सही हुआ, अगली बार मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, क्योंकि शुरुआत 0 से ही होती है। कोई भी सीधे 100 नहीं कर पाता है, शुरू 1 से ही होती है गिनती। आप 1 से शुरू करिए, अगर आपका 1 सही हो रहा है तो, ताकि आप जिस दिन सबका 80 रहे तो आपका 100 पहुँचे, आपकी जो ग्रोथ है वो मतलब रुके ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा हिमालयन ट्रिलियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है हिमालयन ट्रिलियम हिमालय में समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है यह भारत, भूटान, नेपाल में पाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब IUCN द्वारा इसे लुप्तप्राय इंडेंजर्ड घोषित किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 1 और 3, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है सभी सही हैं। तो आप सही का आंसर का चयन कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर का चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी चयन किया है तो उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत, भूटान, नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और यहाँ पे देख लें तो ये समशीतोष्ण एवं अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। IUCN ने इसको इंडेंजर्ड घोषित किया है तो ये भी बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है हिमालयन ट्रिलियम नाम थोड़ा सा इसका जटिल है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है याद कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हिमालयन ट्रिलियम कुछ इस तरीके का दिखता है, ये न्यूज़ में था और इसको IUCN ने इसको लुप्तप्राय इंडेंजर्ड घोषित किया है। ये क्यों न्यूज़ में था? इसके कुछ विशेष गुण हैं, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। देखिए ये पेचिस मतलब इसका औषधि उपयोग बहुत ज़्यादा है। ये पेचिस, घाव, त्वचा के घाव, सूजन, अन्य तरह के बहुत सारे जैसे मासिक धर्म, योनि विकार जैसे रोगों में ठीक करने में इसके गुण हैं, इसमें पाए जाते हैं। स्टेराइटल सैपोनिन के कुछ तत्व इसमें पाए जाते हैं स्रोत, जिसका उपयोग होता है कैंसर रोधी और एंटीजन एजेंट के रूप में होता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा ही डिमांड है। तो आप याद रखिएगा स्टेराइटल सैपोनिन इसमें पाए जाते हैं। और अन्य कुछ विशेषताएं यहाँ पे देख लें तो हिमालय में समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी ये कम से कम समुद्र तल से 2400 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है समुद्र तल से। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है वो रीजन अगर देख लें इसका हम, जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं तो ये भारत, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, अब याद रखिएगा अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। इनका पता लगाया गया है, मतलब यह इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर भारत में पूछ ले कि कहाँ पे भारत में ये पाए जाते हैं तो भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्यों में भारत में पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में। तो ये सारे इसके ब्यूरोड थे इस क्वेश्चन के। उम्मीद आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपका सही है तो आप इसको सही में काउंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है NPCI से संबंधित। क्यों? क्योंकि NPCI ने बहुत सारे इन्वेंटिव मतलब वो प्रोसेस शुरू किए हैं, स्कीम चालू किए हैं जिसके थ्रू काम कर रहा है NPCI पूरे वर्ष न्यूज़ में आजकल रह रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही डिजिटल पेमेंट का कुछ ज़्यादा ही महत्व बढ़ गया है। और आप लोगों ने महसूस किया होगा नोटबंदी के समय से ही NPCI कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है, तो इसलिए इसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि 2019 में भी इससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे और 20 में भी, तो 21 में भी पूछे जा सकते हैं इससे। तो हमें तैयार रहना चाहिए। नहीं पूछे गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं पूछे जाएंगे।
पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको लेकर के हमें तैयार रहना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली का संचालन में एक शीर्ष संगठन है। दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग संघ मतलब इंडियन बैंकिंग एसोस यहाँ आईबीए का मतलब है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन मतलब भारतीय बैंकिंग संघ। तो दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि ये भारतीय आरबीआई और आईबीए का ही पहल है, एनपीसीआई। तीसरा सेंटेंस कह रहा है इसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रभावाधीन के तहत लाभकारी फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या इसको प्रॉफिट के लिए स्थापित किया गया था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था? ये आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है सभी सही है, डी कह रहा है केवल एक और दो सही है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सही चयन कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें 3, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, न कि प्रॉफिट के लिए काम करता। तो तीसरा गलत हो गया। एक और दो सही है, एक और दो डी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली का ये शीर्ष संगठन है। और दूसरा देखें तो दूसरा आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन दोनों ने की ये पहल है एनपीसीआई। तो एक और दो सही था, इसका हो गया सही आंसर डी। कुछ और विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इसको स्थापित किया गया। एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका काम है कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए करना इसका उद्देश्य है। और कुछ अन्य विवरण देख ले तो भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग संघ ने इसको भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रावधानों के तहत इसको स्थापित किया था। और यह खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए अपेक बॉडी है, मतलब शीर्ष संस्थान है ये। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहा, समाचारों में चर्चित रहा, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए कह रहा है विश्व बैंक, बी कह रहा है WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच, सी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनिप, डी कह रहा है UNFCCC। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट? उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उनका सही होगा। इसका सही आंसर है सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिप ही जारी करता है और ये 2 वर्षों पे जारी किया जाता है। तो यूपीएससी में पूछ सकता है कि ये एनुअल है या बाई एनुअल है, मतलब एक वर्षीय या 2 वर्षीय है। तो ये 2 वर्षीय है, मतलब 2 वर्ष पे जारी किया। 2018 में लास्ट जारी किया गया था, हो सकता है 2020 में जल्दी ही जारी हो, अभी तक तो जारी नहीं हुआ है। और अन्य चीज़ें यहाँ पे देख लिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति और उनके लोगों के कल्याण को मापने के लिए दुनिया भर में के देशों में क्षमता प्रदर्शन मूल्यांकन करता है। ये कौन करता है? यूनिप इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जारी करता है इसके आधार पे। अगर अन्य चीज़ें देख लें तो किसी देश का समावेशी संपत्ति, प्राकृतिक संपत्ति, मानव पूंजी और उत्पत्ति पूंजी सहित सभी पूंजी, मतलब इसमें डॉलर के रूप में नहीं है, सामाजिक मूल्य के रूप में गणना करता है ये, कि उनकी एक व्यक्ति का समाज में क्या महत्व है, मतलब किसी एक जगह घटना होने से सरकार को कितना लॉस होता है ह्यूमन पावर के रूप में, ये चीज़ों का गणना करता है कि एक समाज में उस व्यक्ति का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब मानव मूल्य के बारे में बताता है, गणना करता है, न कि पैसे के रूप में। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये बाई एनुअल है, एनुअल नहीं है। और इसको जारी कौन करता है? यूनिप जारी करता है। आप इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक नैनो मटेरियल के उदाहरण अर्थात जो वैश्विक रूप से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 4 हर जगह आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, अभी जो भी नंबर का क्वेश्चन हो मैंने काउंट नहीं कर पाया, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। प्राकृतिक नैनो मटेरियल के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? तो बताइए इनमें से प्राकृतिक नैनो मटेरियल के उदाहरण कौन से? पहला कह रहा है ज्वालामुखी राख के कण, दूसरा कह रहा है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन, तीसरा कह रहा है मोर के पंख को रंग प्रदान करने वाले नैनो संरचनाएँ, जो छोटे छोटे क्रिटिकल होते उसमें, तो वो चीज़ें कण होते हैं मोर के पंख पे, उसी को जैसे उसमें रंग प्रदान करते हैं उसको। तो बताइए इनमें से कौन से प्राकृतिक नैनो मटेरियल हैं? ए कह रहा है कि 1 और 3, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है सभी, डी कह रहा है 1 और 2। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसका सही आंसर सी लगाया है तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका सही आंसर सी ही है, इसमें सभी सही हैं। ज्वालामुखी के राख कण हैं, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन, वो भी नेचुरल नैनो मटेरियल ही है, और मोर के जो पंख होते हैं उसमें जो रंग प्रदान करते हैं नैनो संरचनाएँ, वो भी प्राकृतिक नैनो मटेरियल के ही बने होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसकी कुछ समस्याएं क्या क्या हैं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे कि अगर देखें प्लांट्स के लिए या फंगी के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, और डिजीज से जो रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो छोटे मोटे, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि पौधों पे मतलब पीले कलर का कुछ जम जाता है, फंगी लग जाता है, उससे भी हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं नैनो पार्टिकल के द्वारा।
नैनो मटेरियल के द्वारा, और इसके कुछ इफेक्ट भी होंगे, जैसे कि फूड चेन में ये इंटर कर जाएगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां प्रदान कर सकता है। तो यहाँ देखिए तो पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, वहीं निगेटिव इफेक्ट भी इसके कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यूँ कहिए तो इसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव, इसीलिए इस समय काफ़ी लोग सोच रहे हैं, मतलब वैज्ञानिक सोच रहे हैं इनका उपयोग कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ पाई जाती हैं वो चीज़ देख लीजिए, आप इनका कुछ उपयोगिता देख लीजिए, तो हो सकता हो कि आपके थोड़े से नंबर बढ़ जाएँ मेन से। ज्वालामुखी राख के रूप में, धुआं के रूप में भी उत्पन्न होते हैं ये चीज़। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में, मोर के पंख में नैनो स्केल संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो वो चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे चीज़ देख लीजिए क्या चीज़ होता है। तो इंडस्ट्री में उपयोग किया जा सकता है। अब नैनो मेडिकल में, जैसे कल हमने देखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ हो सकता है, तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे डोज सप्लाई करने के लिए, अगर मेडिसिन किसी के अंदर सप्लाई करना तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रोनिक डिजीज भी होने के चांसेस से हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब जो यहाँ देखा जाए तो माइक्रोबियल एजेंट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है किसका, नैनो मटेरियल का। अब इसके भी कुछ प्रभाव हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट देख सकते हैं, डिस्क्रप्शन देख सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकली नहीं चेक किया गया है। जैसे ही जब इसको टेस्ट किया जाएगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन उम्मीद ऐसे लगाया जाता है कि इतने सारी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए बैक्टीरियोफेज के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है बैक्टीरियोफेज जब एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो वायरस को मारता है। बताइए ये एक बैक्टीरिया है या वायरस है जो वायरस को मारता है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज वायुमंडल में सबसे सामान्य एवं विविध तत्वों में से एक है। तीसरा कथन कह रहा है इन्हें कई बैक्टीरियों के बहुत दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन के प्रति एक संभावित चिकित्सा के रूप में देखा जा रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है 1 और 3, सी कह रहा है 1 2, डी कह रहा है सभी। उम्मीद है आप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला गलत है। बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है। इसके नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज से आप वायरस मत, बैक्टीरिया मत समझिएगा, ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, न कि वायरस को मारता है। अब दूसरा देखें, ये बिल्कुल सही है। बैक्टीरियोफेज जीवमंडल में सबसे सामान्य और विविध तत्वों में से एक है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें कई बैक्टीरिया के बहुदवा प्रतिरोधी स्ट्रेन के रूप में भी संभावित चिकित्सा के रूप में देखा जा रहा है, इसीलिए न्यूज में थे। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को मारते हैं। ये आरएनए या डीएनए जीनोम के आसपास प्रोटीन आवरण से युक्त होते हैं। वे सर्वव्यापी वायरस जहाँ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये कई बैक्टीरियाओं के बहु दवा प्रतिरोधी स्ट्रेन के प्रति संभावित चिकित्सा के रूप में देखा जा रहा है। और एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, गंगा नदी में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों ने सुना होगा गंगा का पानी जो है लंबे समय तक उसमें मतलब कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि बैक्टीरियोफेज की वजह से, जो बैक्टीरिया को मार देता है। एक वायरस है ये जो बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो कीड़े ही नहीं उत्पन्न होंगे उसमें, इसलिए और गंगा का पानी लंबे समय तक चलता है। तो गंगा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि गंगा की अद्वितीय गुण है। और देखा जाए तो गंगा के जो सैंपल लिए गए थे उसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए गए थे, लेकिन वहीं यमुना और नर्मदा में लिए गए थे तो वहाँ पे केवल 200 बैक्टीरियोफेज की प्रजातियाँ पाई गई थी, लेकिन गंगा में 1100 प्रकार की बैक्टीरियोफेज की प्रजातियाँ पाई गई थी। और एक फैक्ट याद रखिएगा आप, जब ब्रिटिश शासन था भारत पर औपनिवेशिक काल में, तो उनके वैज्ञानिकों ने 200 साल पहले ही बताया था कि गंगा में अद्वितीय सूक्ष्म जीव हैं, हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च न होने के कारण उस समय स्पष्ट नहीं कहा गया था। लेकिन वर्तमान में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो अगर सेंटेंस में कभी दे दे कि ब्रिटिश काल में भी इसकी जानकारी थी तो वो सही होगा, उस चीज़ को आप गलत मत मानिएगा, उस समय बिल्कुल अंदाजा लगाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट कवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें पहला कथन कह रहा है कि विश्व के कुल भूमि के क्षेत्र पर 40% से अधिक वन आवरण हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि विश्व के वनों में रूस ब्राज़ील का हिस्सा 30% से अधिक है। तीसरा कथन कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का सबसे बड़ा भाग मौजूद है। तो तीसरा तो आप सभी लोग सही लगा लेंगे क्योंकि ब्राज़ील को ध्यान में रख करके। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है 1 और 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 3, डी कह रहा है केवल 3। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है 2 और 3 अर्थात बी, उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए 40% से अधिक है। ये कैसे पॉसिबल है? इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 30% से अधिक है। तो पहला गलत हो गया। अगर ब्राज़ील और रूस में देखा जाए तो 30% से अधिक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा भाग मौजूद है वनों का, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही था, 1 गलत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 30% से अधिक अर्थात 31% से अधिक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, रसिया मतलब रूस में, रशियन फेडरेशन में विश्व का केवल 20% लगभग वन केवल रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है, ब्राज़ील में 12% है। फिर अपना इंडिया देख लीजिए, अगर इंडिया में आप देखेंगे तो पाएंगे कि केवल 2% ही हैं वन, पूरे विश्व के वन 2% भारत में है। तो भी बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व का 2% वन भारत में है, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है।
अन्य तथ्य यहाँ पे आप देखना हो तो देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर चीन का भी देख लीजिए तो चीन में लगभग 5% है पूरे विश्व के वन, चीन में ही 5% है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिए हुए हैं। वनों का सबसे बड़ा हिस्सा 45% उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद अगर दे दे कभी यूपीएससी में कि वनों के 85% या फिर 65%, 50% दे दे तो वो चीज़ें गलत होंगी। अब ये फैक्ट है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 45% ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 50% से कम है। अब ये फैक्ट बस याद रखिएगा, 50% से कम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे समशीतोष्ण उपोष्ण क्षेत्र भी क्षेत्रों में भी का स्थान है, मतलब यहाँ के बोरियल समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का भी स्थान है। विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों में पाए जाते हैं। वो 5 देश कौन से हैं? तो रूस है, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। इसमें आधे से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब 50% से अधिक प्लस ज़्यादा वन केवल इन्हीं 5 राज्यों में पाए जाते हैं। इतने सारे फैक्ट थे फॉरेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट के संबंध में। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया होगा अपना 2 और 3 मतलब बी, उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीबायोटिक्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दायरे में आता है। जो एंटीबायोटिक्स होता है, कथन कह रहा है ये कि मिनिस्ट्री मतलब परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मानक औषधि मानक एवं नियंत्रण संगठन के दायरे में आता है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन ये कह रहा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के अनुसार यह अनिवार्य है कि एंटीबायोटिक्स केवल प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही बेचे जाएं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए। अब हम लोगों ने इथिक्स में पढ़ा था प्रिस्क्राइब और डिस्क्राइब, तो आप नीचे बताइए क्या आपको अभी भी वो याद है प्रिस्क्राइब और डिस्क्राइब में अंतर? चलिए अगला कथन कह रहा है, एंटीबायोटिक्स युक्त पोल्ट्री फील्ड, एंटीबायोटिक्स युक्त पोल्ट्री फील्ड के CDSCO के दायरे में आता है। CDSCO मतलब केंद्रीय औषधि मानक एवं नियंत्रण संगठन के अंतर्गत में आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये देखिए बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है, तो आपकी नॉलेज के लिए हमने इस क्वेश्चन को डाल रखा है। उम्मीद है आपसे बहुत सारे लोगों से गलत हो सकता है, इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ही इसीलिए डाला गया कि गलत हो। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। एंटीबायोटिक्स युक्त पोल्ट्री फील्ड किसी के भी दायरे में नहीं आता है। अगर 3 गलत होते ही आप आंसर निकाल सकते हैं, 1 और 2 सही है, बाकी सब यहाँ पे सही थे। 3 गलत था इसमें, 1 और 2 सही था, तो इसका आंसर बी है, ए है, सॉरी इसका आंसर ए है। जिन लोगों ने ए लगाया उनका सही है। आप यहाँ पे कुछ ब्यौरा देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स दवाओं को फीड के तहत जोड़ा जाता है तो परिणामी उत्पाद अब CDS या किसी अन्य प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता है। जो एंटीबायोटिक दवाओं को फीड के रूप में जोड़ा जाता है वो किसी के नियंत्रण में नहीं आते हैं। और यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 एंटीबायोटिक दवाओं को आमतौर पर शेड्यूल H के तहत रखा गया है। क्यों रखा गया आप बताइए? हमारे वहाँ TB MDR TB का नाम आपने सुना होगा, XDR का नाम सुना होगा। ये क्या है? TB के रूप हैं। क्यों हो रहे हैं? एंटी रेजिस्टेंट डेवलप होने के कारण हो रहे थे। और हमारे वहाँ जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि डॉक्टर बिना सोचे समझे कोई भी दवा प्रिस्क्राइब कर देता है। मतलब ये आपने देखे क्लिनिक स्टोर, तो वो लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स दवाएं सबको देते रहते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता था। इसीलिए इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी, तो रेगुलेट किया गया है। अगर आपको भी कोई एच शेड्यूल का ड्रग वैसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कर दे तो आप मत लीजिए उसको। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए। आर्कटिक अंटार्कटिका की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, तीव्र आर्कटिक वार्मिंग मध्य एवं उच्च अक्षांशों के बीच तापमान के विपरीत परिवर्तन करता है। मतलब मध्य एवं उच्च अक्षांशों के बीच तापमान में विपरीत परिवर्तन करता है। कौन सा? आर्कटिक। तीसरा कथन कह रहा है, आर्कटिक वार्मिंग व्हेल के लिए लाभकारी हो सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है सभी सत्य, डी कह रहा है कोई भी नहीं सत्य। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है उनका सही है, क्योंकि आर्कटिक अंटार्कटिका की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है और आर्कटिक वार्मिंग मध्य एवं उच्च अक्षांशों के बीच तापमान के में विपरीत परिवर्तन करता है। आर्कटिक वार्मिंग व्हेल के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे ब्यूरर देखना हो तो देख सकते हैं, वही सारे ब्यूरर यहाँ पे भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। आर्कटिक वार्मिंग समुद्र खाद्य जाल को बाधित करता है, बाधित है। समुद्री ध्रुवीय भालू सील की मृत्यु दर में वृद्धि, मतलब जैसे वार्मिंग वहाँ हो रहा है तो इसके कुछ प्रभाव होंगे, वहाँ पे खाद्य जाल प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए सील मर जाएंगी या फिर अन्य जीव मर जाएंगे, तो आप लोगों ने फूड साइकिल पढ़ा होगा, अगर किसी एक के विलुप्त हो जाने से इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य जाल पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हालांकि वार्मिंग के व्हेल को लाभ होगा। अब बताइए व्हेल को कैसे लाभ होगा? क्योंकि बर्फ वहाँ पे पिघल जाएंगे तो क्षेत्रफल थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, तो वहाँ पे वो जा सकती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो बताइए इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? या मेडिटेरियन या कैस्पियन सागर है? पहला कह रहा है जॉर्जिया, दूसरा कह रहा है कजाकिस्तान, तीसरा कह रहा है तुर्कमेनिस्तान, चौथा है ईरान।
आप लोग जानते होंगे ईरान काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये सब भी न्यूज़ में ही रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है। हमेशा यूपीएससी पूछता है मिडिल ईस्ट से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, इसलिए ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है कि 1 2 3, बी कह रहा है 1 और 3, सी कह रहा है 2 3 4, डी कह रहा है सभी। तो इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है 2 3 4 उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉर्जिया की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है, न कि कैस्पियन सी से। इसलिए इसका सही आंसर सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरोड में कि कौन कौन से देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। अगर देखें तो कजाकिस्तान की सीमा लगती है, कजाकिस्तान यहाँ पर है। रूस की सीमा लगती है तो रूस यहाँ पे है। अजरबैजान की सीमा लगती है तो अजरबैजान यहाँ पे है। ईरान की सीमा लगती है तो ईरान नीचे है। तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे। अगर उज्बेकिस्तान देते तो उसकी सीमा नहीं लगती है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, कजाकिस्तान की सीमा लगती है। चलिए, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में बताइए। ENA के बारे में कौन सा कथन सही है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल गन्ने के प्रसंस्करण से बनने वाला सीरा से बनता है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, गन्ने के प्रसंस्करण से बनने वाला सीरा से बनता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह मादक पेय बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए API है, उसी तरीके से अल्कोहल बनाने के लिए क्या है? प्राथमिक मादक पेय पदार्थ है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तीसरा कथन कह रहा है यह सौंदर्य प्रधान व्यक्ति की देखभाल उत्पादन जैसे इत्र, प्रसाधन, हेयर स्प्रे इत्यादि के निर्माण में के लिए आवश्यक घटक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है 1 और 2, दूसरा कह रहा है 1 और 3, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है सभी। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका सही है, क्योंकि इसमें सभी काम होते हैं, मतलब इनका इतने सारे जगह पे यूज होता है। कुछ अन्य जगह भी यूज होता है जो इधर दिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले देख लीजिए ENA क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। यह चीनी उद्योगों का उप उत्पाद है, मतलब चीनी निकलने के बाद जो निकलता है वो है ये। गन्ने के प्रसंस्करण के अवशेष सीरा से बनता है। ये मादक पेय बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। शराब बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये रंगहीन फूड ग्रेड अल्कोहल है जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती। ये कुछ फैक्ट हैं, हो सका हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अगर आप स्टेट PCS के एग्जाम देते हैं या फिर SSC का एग्जाम देते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि इसकी विशेषताओं में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इसके बारे में भी बन सकता है, या फिर इसके अनुप्रयोग से बन सकता है। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके UPSC के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो चीनी मिले हैं उनको अतिरिक्त लाभ होता है। तो ये रंगहीन है और इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। आप ये फैक्ट याद रखिए कि इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। इसमें एक तटस्थ गंधक स्वाद होता है और आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 95% से अधिक इसमें शराब होता है। इसमें सबसे ज़्यादा शराब होता है, 95% के आसपास लगभग इसमें शराब होता है। अब इसका अनुप्रयोग आप देख लीजिए कि सौंदर्य प्रदान में, इत्र बनाने में, हेयर स्प्रे में इत्यादि में उपयोग होता है। प्रिंटिंग उद्योगों के लिए कुछ रोगन पेंट इत्यादि स्याही बनाने में इनका उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक्स बनाने में, ड्रग्स में, सिरप बनाने में, मेडिकल जैसे स्प्रे में, फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भी इनका उपयोग होता है। किसका? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उपयोग होता है इतने सारे सेक्टर में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी आपका सही हुआ है अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। अगर आपका एक भी नहीं सही होता तो नीचे लिखिए कि एक भी सही नहीं हुआ। आपका जैसा भी रेशियो रहा हो अपना रेशियो जरूर नीचे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।